हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे अल्पाइन क्लासेस चैनल पर, जहां पर हम लोग कराने वाले इनकम टैक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि आपके सेमेस्टर में यूज होने वाले हैं और सेमेस्टर वाइज एग्जाम होने वाला है बच्चों आपका। तो इस वजह से क्या होगा, वहाँ पर जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं हम लोग उसको यहाँ पर इंक्लूड करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करेंगे जिसमें आपका सिलेबस पूरा कवर हो जाए। जनरली हम लोग चैप्टर वाइज ही चलेंगे। एक जैसे आपके सामने पहला चैप्टर दिख रहा है तो ऐसे चैप्टर वाइज करके ही देखेंगे। तो पार्ट में कई पार्ट में बनेगा, 3 4 5 पार्ट हो सकते हैं इसके। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी हम अपलोड करेंगे वीडियो आपको। ठीक है, इसके पीडीएफ भी आपको नीचे दे दिए जाएंगे, तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो इसके क्वेश्चंस के। जिसके पास क्वेश्चंस नहीं है, जनरली सबके पास क्वेश्चंस होने चाहिए, अगर नहीं है तो घबराने की बात नहीं, यहाँ से आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिख रहा है हमारे सामने क्या, कि एन इंडिपेंडेंट इंडिया इनकम टैक्स एक्ट वाज पास फॉर फर्स्ट टाइम। पहली बार कब पास किया गया था? तो ये पहली बार जब हमारा पास किया गया था, सबको पता है बेटा, पहली बार कब हमारा जो पास किया गया वो हमारा 1961 में। कब? 1961 के अंदर। ठीक है, 1961 के अंदर पास किया गया था इसको, जब लागू किया गया 1962 के अंदर। इसी वजह से हम लोग क्या पढ़ते हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ते हैं। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब आता इनकम टैक्स इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो ये कौन सा टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है कि इनडायरेक्ट टैक्स होता है? हम सबको पता है इनकम टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। मतलब क्या, अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसके ऊपर लिवाई किया जाएगा, उसी को पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो इनकम टैक्स में ऐसा ही होता है भाई, जिस पर्सन की इनकम के ऊपर टैक्स लगाया गया है उसी पर्सन को पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? ऐसा टैक्स होता है जो लिवाई किया गया लेकिन वो ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी थर्ड पर्सन को वो पेमेंट करना पड़ता है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरेक्ट टैक्स? कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स होता है? जैसे आ गया देखो, प्रोडक्शन टैक्स। प्रोडक्शन टैक्स क्या होता है? ये तो लगता है भाई मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर लगता है ना, मैन्युफैक्चरर जो होता है उसके ऊपर लगता है, लेकिन वो किसको ट्रांसफर कर देता है? वो ट्रांसफर कर देता है हमारे कस्टमर्स के ऊपर। वो किसके ऊपर ट्रांसफर कर देता है? कस्टमर्स के ऊपर ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4, हु चार्ज इनकम टैक्स इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार किसने चार्ज किया? तो सबको पता है, बहुत बेसिक सी बात है, जेम्स विल्सन ने किया था। हाउ मेनी हेड्स? ये तो बच्चे बच्चे को पता होगा, 5, कुल 5 हेड्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसे करके हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6वां, इनकम टैक्स। देखो नीचे आपके आंसर भी दिए हैं, तो घबराने की बात नहीं, आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, बोला इनकम टैक्स इज चार्ज ऑन, किसके ऊपर चार्ज किया जाता है? इंडिविजुअल्स के ऊपर भी होता है, फॉर्म्स के ऊपर भी होता है, कंपनीज के ऊपर भी होता है, ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। बोला व्हेन वाज द टैक्स लिवाइड, व्हेन वाज द टैक्स लिवाइड इन इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम? इंडिया में फर्स्ट टाइम डिवाइड किया गया। अभी पहला क्वेश्चन क्या कर रहा था, इंडिपेंडेंट इंडिया में, मतलब 1947 के बाद पहली बार कब हुआ? और बोला, ये बोला पहली बार कब हुआ, तो सबसे पहली बार हुआ 80-60 में, 1860 में। तो कैसे याद करना है, 80-60 इधर हो गया, फिर वो 90-60 उधर पे। ठीक है, 100 साल का डिफरेंस है, 100 साल का डिफरेंस आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट ऑफ इनकम टैक्स फिक्स अंडर। तो जैसा दिख रहा है क्या, फाइनेंस एक्ट के अंदर होता है। फाइनेंस एक्ट यहाँ पे डिसाइड करता है कि जो टैक्स होगा वो क्या होने वाला है, तो फाइनेंस एक्ट के अंदर चीजें होती। ठीक है, आगे चलते हैं। पहले चैप्टर में ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको सॉल्व करवाए गए। नेक्स्ट अब आएगा चैप्टर नंबर 2, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। यहाँ पर डेफिनेशंस की बात की जाएगी। पहला क्वेश्चन दिख रहा है, पीरियड ऑफ द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर किसको बोलते हैं बेटा? ये क्या असेसमेंट ईयर किसको बोलते हैं हम लोग? तो पीरियड ऑफ असेसमेंट ईयर इज, कहाँ से स्टार्ट होता है तुम्हारा? 1 अप्रैल से 31 मार्च। ये सबको पता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च को होता है। प्रीवियस ईयर एंड कब होगा? तो 31 मार्च को एंड हो जाएगा। प्रीवियस ईयर फॉर असेसमेंट ईयर 2021। अब जरा ध्यान देना, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। देखो, जो असेसमेंट ईयर होता है उस ईयर में हम क्या करते हैं, टैक्स का पेमेंट करते हैं, और जो प्रीवियस ईयर होता है उस ईयर के लिए कैलकुलेट करते हैं। याद रखना बेटा, कैलकुलेशन हम लोग किस लिए करते हैं? प्रीवियस ईयर के लिए। पेमेंट किस ईयर में करते हैं? असेसमेंट ईयर में करते हैं। अब ये होता क्या है, असेसमेंट ईयर के ठीक पहले वाला ईयर प्रीवियस ईयर हो जाता है, और प्रीवियस ईयर के ठीक ईयर बाद वाला असेसमेंट ईयर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ बोला असेसमेंट ईयर अगर 2021 है तो इसके ठीक 1 साल पहले बात करें तो 20 से किस, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट आएगा प्रीवियस ईयर मींस, प्रीवियस ईयर का पूछ ले। देखो, अब बोला है प्रीवियस ईयर किसको बोलेंगे? फाइनेंशियल ईयर, ये या फिर कैलेंडर ईयर। देखो, कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से होता है, जो कि इनकम टैक्स में इसका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। दशहरा, इसका भी कोई इंपॉर्टेंट रोल, ये भी किसी मतलब का नहीं है, ये कोई ईयर होता ही नहीं है। फिर आता है फाइनेंशियल ईयर जस्ट बिफोर द असेसमेंट ईयर, ये आपका सही है, आंसर डी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बोला असेसमेंट ईयर फॉर प्रीवियस ईयर 2021
क्या 2020 और 21 के लिए कौन सा है? तो असेसमेंट ईयर फॉर प्रीवियस ईयर दिया हुआ है, असेसमेंट ईयर पूछ रहा है, तो बताओ बेटा असेसमेंट ईयर जो होता है वो प्रीवियस ईयर के ठीक बाद वाला ईयर होता है। तो 2021 ये है, तो इसके अगला साल तो 21, 22, 21 एंड 22 इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिडक्शन ऑफ सेक्शन 80, सेक्शन 80 के अंदर किसका होता है? तो टोटल इनकम ये क्या होता है? तो हमको पता है क्या, टोटल इनकम जो होता है हमारा उसके लिए होता है ग्रॉस टोटल इनकम का हमारा 80 के अंदर डिडक्शन मिल रहा होता है। डेफिनेशन ऑफ असेसी इन द सेक्शन, तो असेसी का डेफिनेशन किसके अंदर दिया गया है? तो ये सबको पता होना चाहिए बेटा, असेसी का जो डेफिनेशन दिया गया है वो हमारा किसमें है? सेक्शन 2 और सब सेक्शन 7 के अंदर दिया गया है। फिर ऐसे असेसमेंट ईयर का डेफिनेशन कहाँ पे दिया गया है? असेसमेंट ईयर का डेफिनेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 में दिया गया है। डेफिनेशन ऑफ प्रीवियस ईयर कहाँ दिया गया है? तो डेफिनेशन ऑफ प्रीवियस ईयर सेक्शन 3 में दिया गया है। डेफिनेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम इन द सेक्शन ऑफ कौन से सेक्शन में दिया गया है? तो ये देखो ये क्वेश्चन जरूरी है, 10वां क्वेश्चन हो सकता है पूछ लें क्योंकि ये अलग है। तो इसमें क्या है 80B और सब सेक्शन 5, ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बोला डेफिनेशन ऑफ इनकम, इनकम की डेफिनेशन बताइए। इनकम की डेफिनेशन किसके अंदर दिया गया है? तो इनकम डेफिनेशन हमारा सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 के अंदर। ऐसे टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम, क्या टैक्सेबल इनकम किसके अंदर दिया गया है? तो टैक्सेबल इनकम का जो डेफिनेशन दिया गया है वो हमारे किसमें? सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 के अंदर दिया गया। ठीक है बेटा, सब सेक्शन 45 के अंदर। टैक्स प्लानिंग इज क्या है? मोरल है, लीगल है, एवन वो क्या है? अब टैक्स प्लानिंग का मतलब क्या होता है बेटा? टैक्स प्लानिंग का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट के डिडक्शंस अलाउ हैं, जो हमारे यहाँ पर डिडक्शन है, जो अलाउंस हैं, जो एग्जम्पशंस हैं, जो भी गवर्नमेंट ने अलाउ किए हैं उसके अकॉर्डिंग हम पूरी टैक्स को मैनेज करते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम टैक्स को इस तरीके से प्लान करते हैं कि हमारा टैक्स थोड़ा बच जाए और हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से टैक्स को फुलफिल कर पाए। तो वो बोलता है कि भाई टैक्स प्लानिंग तो हमारे लीगली होता है, और लीगली होता है तो यहाँ पर क्या होगा? मोरल भी होगा, लीगल भी होगा, दोनों में से क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? मोरल भी होता है यहाँ पर और प्लस लीगल, तो यहाँ पर बोथ, तो सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, पनिशेबल क्राइम क्या होता है? टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स प्लानिंग, बोथ। क्या है? पनिशेबल क्राइम है, मतलब जिसके ऊपर आपको पनिश किया जा सकता है, जिसके ऊपर आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस केस में बोला है क्या पनिशेबल क्राइम है? नहीं, ये पनिशेबल क्राइम नहीं होता है। इनकम टैक्स जो टैक्स है ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, तो बोल सकते हैं नन ऑफ दिस, पनिशेबल नहीं है। ठीक है, पनिशेबल नहीं होता। यहाँ पर आपसे चार्ज किया जाएगा, जो भी आपने गलती की उसके लिए आपको क्या किया जाएगा? फीस एक्स्ट्रा कलेक्ट करवा ली जाएगी, अब से एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया जाएगा, लेकिन आपको कोई ऐसा चार्ज पनिश नहीं किया जाएगा। ठीक है, मीडियम ऑफ टैक्स प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग का मीडियम कौन सा? इंसेंटिव, डिडक्शंस, रिबेट्स, ऑल ऑफ द अबव। जैसा हम लोग अभी देखते आ रहे हैं क्या कि बेटा क्या इन्हीं सब का तो यूज करते हैं ना हम लोग। क्या कहते हैं? डिडक्शंस हैं, जो अलाउंस दिए गए, रिबेट्स वगैरह दिए, इंसेंटिव्स वगैरह दिए गए, उन सब को हम लोग इस तरीके से मैनेज करते हैं कि हमारा टैक्स कम से कम जाए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हमारा टैक्स प्लानिंग बोलते हैं। तो मीडियम क्या होता है? ये सभी हमारे मीडियम होते हैं टैक्स प्लानिंग के। फिर बोलता है ओबे इज डन इन टैक्स प्लानिंग। ओबे क्या होता है? तो ओबे किस में डन किया जाता है? बोलते हैं ये हमारा लॉ के अंदर होता है, लॉ के अंदर इसको फॉलो किया जाता है। पनिशेबल क्राइम इज कौन सा है? टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स मैनेजमेंट। भाई टैक्स मैनेजमेंट तो होता नहीं है, अभी हम लोग ऊपर देख करके आए। टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन, टैक्स प्लानिंग भी नहीं होता है, ये दोनों तो नहीं होंगे। टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस, अब इन दोनों में कौन सा होगा? ठीक है, सबसे बड़ी बात तो इन दोनों में क्या होगा बेटा? देखो टैक्स अवॉइडेंस का मतलब क्या होता है और टैक्स इवेजन का मतलब? टैक्स इवेजन का मतलब होता है चोरी करना टैक्स का, मतलब आप इनकम ही नहीं शो करते हो कि मेरे पास इतनी इनकम है। टैक्स अवॉइडेंस में क्या करते हो? जनरली लूप होल्स का यूज करते हैं हम लोग। लूप होल्स का मतलब जो इनकम टैक्स के अंदर जो लूप होल्स हैं उनका यूज करके और टैक्स से बच जाते हैं। लेकिन टैक्स इवेजन में हम टैक्स इनकम ही नहीं दिखाते हैं, टैक्स चार्ज ही नहीं करवाते हैं, तो एक तरीके से चोरी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पनिशेबल क्राइम हमारा टैक्स इवेजन का होता है, ना कि टैक्स अवॉइडेंस का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉज ऑफ टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन देखो, टैक्स चोरी का कॉज क्या होता है? करप्शन, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोविजंस, ए एंड बी। तो क्या होता है दोनों का? तो बेटा देखो कुछ तो करप्शन का मैटर है। हमारे यहाँ पर क्या है? टैक्स जो है चोरी बहुत होती है क्योंकि वहां पर करप्शन इंडिया में बहुत ज्यादा, एक तो तरीका ये भी है। दूसरा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोविजंस, मतलब इतने ज्यादा प्रोविजंस हैं, इतने ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए गए हैं कि लोग चाह कर भी पूरे चीजों को नहीं अप्लाई कर पाते हैं, या फिर कभी कभी बोल सकते हो कि इनकम टैक्स इतना हाई है हमारी कंट्री में, उसकी वजह से भी लोग क्या करते हैं? टैक्स इविजन कर रहे होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, बोथ ए एंड बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 2 हमारा यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। फिर ऐसे ही करके आगे चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम लोगों ने लिया है इसमें।
एग्रीकल्चर इनकम, जैसा पता है हमको एग्रीकल्चर इनकम के अंदर कौन सा होता है, हेड्स ऑफ इनकम आर, पहला बोला है इनकम के हेड्स कितने होते हैं, हम सबको पता है इनकम के हेड्स, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है और सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी आ गया, तो क्या हो गया 5 हेड्स होते हैं। एग्रीकल्चर इनकम इज कौन सा होता है, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ क्रॉप, हम जब सेल करते हैं, दूसरा प्रिपेयरिंग एंड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस सेलिएबल, जो हम लोग क्या कहते हैं इस तरीके से बनाते हैं कि वो सेल्स के लायक हो जाए, दूसरा इनकम फ्रॉम गार्डनिंग, गार्डनिंग से कोई इनकम है, तो कौन सा इसमें इनकम होता है, तो बताया हमको ऑल ऑफ दीज, हम कोई क्रॉप सेल करते हैं तो भी वो एग्रीकल्चर इनकम है, कोई हम लोग प्रोडक्शन सेलिएबल है वो भी प्रोड्यूस करें तो भी है, कोई गार्डनिंग कर रहे हैं तो भी है, तो ऑल ऑफ दिस का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जेप्ट अंडर, इसका एग्जाम्पशन कब मिला है, छूट कहाँ पर दी जाती है, किस एक्ट के थ्रू दी जाती है, किस सेक्शन में थ्रू दी जाती है, तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, इसका राइट आंसर क्या होगा, सेक्शन 10(1), याद रखना सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंदर इसको छोड़ दिया जाता है। रेवेन्यू और रेंट रिसीव फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड, क्या एग्रीकल्चरल लैंड से जो रेवेन्यू जनरेट की जाती है उसको कैजुअल इनकम रखा जाता है, या फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोला जाता है, या फिर एग्रीकल्चर इनकम जाता है, तो एग्रीकल्चरल लैंड है वहां से हमको कोई इनकम जनरेट हो रही तो क्या होगा बेटा, एग्रीकल्चरल इनकम ही होगा। टैक्स इज कंप्यूटेड ऑन द एग्रीकल्चरल इनकम व्हेन, कब किया जाता है, एग्रीकल्चर इनकम इज मोर देन 5000, टोटल इनकम एक्सेस इज टैक्सेबल, तो क्या होता है बेटा, देखो पहला याद रखना मैक्सिमम कितना है, कम से कम 5000 रुपए से ज्यादा अगर कोई एग्रीकल्चर इनकम कर रहा है तभी जाकर के उसको क्या किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा, उसको तब टैक्सेबल माना जाएगा। और किसी पर्सन की क्या बोला, द टोटल इनकम ऑफ एसेट इज टैक्सेबल, अब ये बोलो जब हम लोग पढ़ेंगे आगे क्या कि भाई इस सीनियर सिटीजन नॉर्मल तो 60 साल तक 60 ईयर तक होता है, 60 टू 80 ईयर्स तक होता है सुपर सिटीजन एंड सीनियर सिटीजन, फिर 80 टू 80 प्लस जो हो जाते हैं वो सुपर सीनियर सिटीजन हो जाते हैं। अब इसमें बोलता है कि जब 60 ईयर का कोई पर्सन होता है तो वहां पर 2.5 लाख तक का दिया गया है ये एग्जाम्पशन, ऐसे 60 टू 80 में जो दिया है वो 3 लाख रुपए का दिया हुआ है, ऐसे जब वहाँ सुपर सिटीजन हो जाएगा तो वहाँ 5 लाख। तो अगर कोई पर्सन सुपर सिटीजन है और उसका 5 लाख रुपए से ज्यादा इनकम हो रही है प्लस उसका एग्रीकल्चर इनकम 5 लाख रुपए 5,000 रुपए से ज्यादा हो रही है, तब दोनों को टैक्सेबल कर दिया जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्टली एग्रीकल्चर इनकम, पार्टली पूरा नहीं पार्टली, इनकम फ्रॉम नर्सरी ये तो कंप्लीट होना ही चाहिए, इनकम फ्रॉम टी स्टेट, टी स्टेट का मैटर आता है। देखो बेटा इनकम फ्रॉम ट्रीज ग्रोन ऑन देयर ओन, तो अगर कोई अपने खुद से ही पेड़ जम गया है तो हमारे एग्रीकल्चर इनकम आएगा ही नहीं, ये तो एकदम नहीं हो सकता है। अब आता है नर्सरी, ये कंप्लीट आता है। जो टी वाला पार्ट है बेटा, अब इसमें 2 पार्ट आता है, इसका 60% इनकम हमारा एग्रीकल्चर माना जाता है, ठीक है, और 40% इनकम इसका हमारा बिजनेस इनकम माना जाता है। ये याद रखना, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है और आ भी सकता है, ठीक है। क्या 60-40 याद रखना, टी इनकम की अगर बात कर दे तो 60% इनकम इसका क्या हो जाता है, 60% इनकम क्या है एग्रीकल्चर इनकम है, 40% इसका बिजनेस इनकम है। ऐसे कॉफी के केस में आएगा, कॉफी में भी होगा 75% और 25% का वहां पर रेशियो बनता है। एक और कंडीशन यहाँ पर 60 एंड 40 का भी बनता है, ठीक है, कॉफी के केस में। तो वो दोनों अलग अलग कंडीशन, 75 एंड 25 भी होता है, 60 एंड 40 भी होता है, दोनों अलग अलग कंडीशन होते हैं, ठीक है। आगे हो सकता है उसके क्वेश्चन मिलेंगे तो वहां पर हम लोग को क्लियर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एग्रीकल्चर इनकम, कौन सा नॉन एग्रीकल्चर, इनकम फ्रॉम डेयरी, इनकम फ्रॉम फिशरीज, बोथ, तो भाई दोनों, डेयरी का है ये तो बिजनेस के पार्ट में हो जाएगा, फिशरीज है यहाँ पर भी तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बोथ, ये दोनों एग्रीकल्चर इनकम के पार्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, कौन सा इसमें एग्रीकल्चर इनकम पार्ट होता है, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, रेंट ऑफ लैंड, ये दोनों ए एंड बी। नेक्स्ट, विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स डिफाइन द टर्म्स एग्रीकल्चरल इनकम, कौन सा इसमें टर्म अभी ऊपर देख के रहे हैं कौन एग्रीकल्चर इनकम बोलता है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 ए का हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है व्हाट परसेंटेज ऑफ द इनकम डिराइव्ड फ्रॉम रबर प्रोडक्शन, बताया कि रबर प्रोडक्शन अगर करें ट्रीटेड एज एग्रीकल्चरल इनकम, अगर रबर प्रोडक्शन करें जो रबर बनाया जाता है उसमें कितना परसेंट होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बेटा, एग्रीकल्चर इनकम, तो हमारा 65%, क्या 65%, रबड़ इनकम में याद रखना, क्या रबड़ की इनकम में हमारा 65% होता है, टी वाले में 60% होता है, कॉफी में भी 60% होता है, लेकिन एक कंडीशन होता है तो वहां पर 75% हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ टी प्रोडक्शन इज ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम, देखो आ गया ना 60%, ये तो अभी बता के आ रहे हैं आपको,
ठीक है, तो आपके 3 चैप्टर यहाँ पे हो जाते हैं कंप्लीट। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक है, आज 4 कर लेते हैं, 4 चैप्टर आज कंप्लीट करेंगे, फिर आगे हम लोग आगे देखेंगे। बोला है कि एग्जेम्प्टेड इनकम्स की बात करेगा, तो बोला है द माइनर इनकम शैल बी इंक्लूडिंग द पेरेंट्स एसएसी। कब इसके पेरेंट, कोई माइनर होता है, माइनर कब होता है थोड़ा हमको बता दे बेटा। माइनर कब होता है मैं बता दूं, अगर कोई पर्सन 80 ईयर से कम है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनर बोल देते हैं। अब अगर कोई माइनर पर्सन है तो उसमें बोला है कि द माइनर इनकम शैल बी इंक्लूडेड इन द पेरेंट्स इनकम। उसकी इनकम कब असेसी के रूप में जोड़ दी जाएगी, कब उसकी जोड़ी जाएगी, तो बेटा कब होगा, जब उसकी इनकम मोर देन 1500, 1500 रुपए से अगर ज्यादा इनकम वो जनरेट कर रहा है। ठीक है, कोई भी हमारा जो माइनर है अगर वो 1500 रुपए से ज्यादा कमा रहा है तो उसके इनकम को ऐड कर दिया जाएगा। डेली अलाउंस रिसीव्ड बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टैक्सेबल होता है, पार्टली एग्जेम्प्ट होता है, क्या होता है, तो बेटा जो पार्लियामेंट का मेंबर होता है ना उसका पूरा, जैसा आपको पता है हमारे यहाँ पर जो हमारी अदर कोई भी पर्सन है जैसे जो नौकरी में लोग हैं उनको मिले ना मिले, लेकिन जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज है, ये जो नेता परेता लोग हैं, इनका तो एग्जाम्पशन होता ही रहता है, इनका सारी चीज़ों का छूट है, इनको सब कुछ मिलता है। तो याद रखना है अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट कर देना बिना कुछ सोचे समझे। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज एग्जेम्प्टेड, कहाँ पर ये एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है, तो बोला है इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, तो कहाँ पर एग्जेम्पशन मिलता है, तो एग्रीकल्चर में कानपुर, कहीं कहीं पर ये कलकत्ता, ठीक है ये शायद गलत है, यहाँ पर कलकत्ता होना चाहिए, कलकत्ता में ही छूट मिल जाती है एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर, तो कलकत्ता अगर आंसर आएगा कलकत्ता तो वो भी आप लगाएंगे। ठीक है, स्कॉलरशिप रिसीव्ड बाय स्टूडेंट टू मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन को हम लोग भरपाई करने के लिए हमको जो पेमेंट मिला है तो क्या एग्जेम्प्ट होगा, टैक्सेबल होगा, कैजुअल इनकम हो जाएगा, इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा बेटा, तो पता है क्या एग्जेम्प्टेड होगा क्योंकि वो पढ़ने के लिए दिया गया है और वो आपको पूरी तरीके से छूट हो जाएगा। इसमें आता है कि डिडक्शन किसमें, तो 80E, यहीं पर याद कर लो 80E, आगे आप पढ़ोगे तो 80E के अंदर आपको यहाँ पर क्या मिलता है, कुछ ना एग्जाम्पशन मिलता है, छूट वगैरह दी जाती है। शेयर ऑफ अ पार्टनर इन द इनकम टैक्स, इनकम ऑफ पार्टनरशिप फर्म शैल बी, अगर कोई पार्टनर है उसका जो शेयर है वो इनकम पार्टनरशिप में तो टैक्सेबल होगा, फुल्ली एग्जेम्प्टेड क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा, फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एग्जेम्प्टेड इनकम हैव बीन मेंशन्ड, किस सेक्शन के अंदर एग्जाम्पशंस को दिया जा रहा है, तो हमको पता होना चाहिए किस सेक्शन के अंदर बेटा, 80-10, क्या 80-10। नेक्स्ट आता है एग्जेम्प्टेड इनकम ऑफ असेसी विल बी इंक्लूडेड इन द हेड, जो असेसी का एग्जेम्प्टेड इनकम है वो किस हेड में इंक्लूडेड होना चाहिए, किस हेड में वो बोला जाएगा, तो बताए नन ऑफ देम, क्या भाई ये जब एग्जेम्प्ट हो गया तो वो ना ही प्रोफेशन का रह गया, ना ही कैपिटल गेन का रह गया, ना ही हाउस प्रॉपर्टी का रह गया, ना ही कोई अदर इनकम्स रह गया। ठीक है, तो इसको तो नन ऑफ दी हो जाएगा। अंडर विच सेक्शन द इनकम ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एग्जेम्प्ट, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसकी इनकम जहां पर एग्जेम्प्ट कर दी जाएगी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, सेक्शन 10 एंड 23, सब सेक्शन 23C के अंदर। इनकम ऑफ न्यूली स्टेब्लिश अंडरटेकिंग, कोई नई नई बिजनेस बन के आ रहा है, अंडरटेकिंग है और वो फ्री ट्रेड जोन एरिया में है जहां पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है, बोला फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, एग्जेम्प्ट अप टू 10 एग्जीक्यूटिव ईयर्स बट ओनली अप टू द 10 to 11। अब इसमें क्या आंसर हो जाएगा बेटा, देखो बोला एग्जेम्प्ट अप टू 10 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स, क्या जब वो स्टेब्लिश किया गया उसके अगले 10 साल तक उसके ऊपर छूट होगा, बट ओनली अप टू 2010 to 11, 2010 और 11 तक की बात। ठीक है, फिर आएगा एग्जेम्प्ट, नेक्स्ट इनकम एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1050, ठीक है, इसके अंदर कौन सा एग्जेम्प्ट किया जाता है, तो इसके अंदर कौन सा होता है हमारा, ऑल एसएसी, जितने भी एसएसी होती हैं उनको यहाँ पर छूट मिल जाता है। विच सेक्शन डील विद द टैक्स पेमेंट बाय इंडियन कंपनी फॉर फॉरेन इंस्टीट्यूशन और फॉर गवर्नमेंट, कौन सा होता है, तो 11th का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो 10(6)(b). विच इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, कौन सा इनकम एग्जेम्प्ट होता है, एग्रीकल्चर इनकम, डेली अलाउंस, फॉरेन अलाउंस, कौन सा इसमें से हमारा क्या होता है, तो बेटा एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है, अभी पढ़ के आ रहे हैं हम लोग, फॉरेन अलाउंस ये भी एग्जेम्प्ट है, डेली अलाउंस ये भी एग्जेम्प्ट है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। पेमेंट इन इनकम एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(11)(a), इस सेक्शन के अंदर किस में बोला गया, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा बेटा,
जो सुकन्या समृद्धि योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? ये गवर्नमेंट की स्कीम है जो हमारे बैंक अकाउंट में प्रोवाइड की जाती हैं, जिसमें सिर्फ किसके लिए होता है? लड़कियों के लिए होता है। जो भी लड़कियां हैं उनके नाम से कुछ पैसा पेमेंट रखा जाता है और फिर वो 18 साल के बाद आप उस पैसे का पेमेंट कर ले सकते हो पढ़ाई लिखाई के लिए, उनके शादी विवाह के लिए। इस तरीके से गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली थी जिसका नाम रखा गया था सुकन्या समृद्धि योजना का नाम बोला गया था, और वहां पर उसी अकाउंट को बोला जाता है सुकन्या समृद्धि अकाउंट के नाम से बोला जाता है। 10, 11 है। तो ये एक अच्छा स्कीम है, इसका भी बेनिफिट आप लोग लीजिएगा अगर फ्यूचर में कभी आपको ऐसी जरूरत पड़ती है तो। विच इनकम इज एग्जाम फ्रॉम द फॉलोइंग? कौन सा इनकम एग्जाम हो जाएगा? तो स्वच्छ भारत कोष, क्लीन गंगा फंड, बोथ ए एंड बी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बोथ ए एंड बी। स्वच्छ भारत कोष हो गया या फिर हमारा क्लीन गंगा हो गया, ये सब क्या है? एग्जाम कर दिए जाते हैं, किसी भी तरीके का नहीं लगाया जाता है। तो अब इस वाले वीडियो में यहाँ तक हम लोग 4 चैप्टर के जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं तो हमने कर लिए। और भी जो क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं वो हम लोग कराएंगे बाद में, लेकिन अभी एक सीक्वेंस में चलते जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन हमारे साथ अवेलेबल है वो सब आपको मिल जाएंगे। इसके पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे, नीचे हमारे लिंक इसके दिए होंगे, जैसा टिक लगा है ऐसा ही मिल जाएगा आपको इसके आंसर के साथ में, और नीचे आपके आंसर भी दिए हुए हैं। थैंक यू।